नमस्कार साथियों। अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए विधिवत आदेश भी जारी कर दिया है। साथियों, इस अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पहले से थोड़े कुछ चेंज हुए हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस पर आपकी भर्ती होने जा रही है। हाँ, जो शाला प्रभारी द्वारा जो रिक्त पदों को अपडेट किया जाएगा, अभी जो रिक्त पद शालाओं में खाली है उनको जो शाला प्रभारी उनके द्वारा अपडेट किया जाएगा। साथियों, वो रिक्त पदों की गणना अपडेट जो हमारे शाला प्रभारी करेंगे, उसकी गणना अब केवल रिक्त स्थान के आधार पर नहीं की जाएगी, वहाँ पर कितने पद खाली हैं उसके आधार पर नहीं की जाएगी, बल्कि कालखंड के आधार पर की जाएगी। वहाँ जो पीरियड लगेंगे, टीचर्स के पीरियड रहेंगे, उसके आधार पर रिक्त पदों की गणना की जाएगी। साथियों, वह रिक्त पदों की गणना कैसे की जाएगी उसकी डिटेल्स चर्चा हम आज की वीडियो में आपसे करने जा रहे हैं। और इसके अलावा एक दूसरा चेंज यह हुआ है कि हमारे जो रीजॉइनिंग वाले अतिथि शिक्षक रहेंगे, जहाँ पे पहले से पिछले वर्षों में काम कर चुके हैं, फिर से उसी पद पर उस जगह पर रीजॉइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ई अटेंडेंस का क्या मैटर रहेगा। ई अटेंडेंस 90% उनके लिए अनिवार्य कर दी गई है। तो यह रीजॉइनिंग के लिए ई अटेंडेंस की का क्या मैटर है, इस पर भी हम हमारे वीडियो में चर्चा करेंगे। जो समय सारणी है हमारे लॉन्ग टर्म्स पोस्ट के लिए और शॉर्ट टर्म्स पोस्ट के लिए जो समय सारणी जारी की है शासन ने, उसके आधार पर किस प्रकार से आपको आवेदन करना रहेंगे और किस प्रकार से आपकी भर्ती होगी, इस सारे मैटर पर चर्चा मैं 1 to 1 आपसे करने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे ये वीडियो। साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं हमारे उन सारे अतिथि साथियों से निवेदन करना चाहता हूं जो मेरे चैनल पर नए हैं। सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके अलावा और भी आपके जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और शिक्षा जगत और अतिथि शिक्षक की सारी खबरों को मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने में, इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने में सफल हूं। इसलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आप लोग आवेदन करें उससे पहले सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि कहाँ पर पद खाली है, कहाँ पर पद खाली नहीं है। तो जो यहाँ पर जो पद खाली हैं, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि बहुत बड़े संख्या में अभी ट्रांसफ़र हुए हैं, बहुत से पद ट्रांसफ़र होने से बहुत से पद खाली नए हो जाएंगे और बहुत से जहाँ पर खाली पद पहले से थे और अगर अच्छी जगह पर हैं वो पद खाली थे तो वो स्कूलों में पद भर भी जाएंगे। तो अब यह देखना रहेगा कहाँ पर पद खाली हैं, कहाँ पर पद खाली नहीं। इसलिए शासन सबसे पहले जो शाला प्रभारी रहेंगे, शाला प्रभारी पोर्टल पर अपने यहाँ जो पोस्ट वैकेंट हैं उनको अपडेट करेंगे साथियों। लेकिन इस बार केवल इस आधार पर पोस्ट वैकेंट है ऐसे अपडेट करना नहीं रहेगा। शाला प्रभारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब वो पदों की गणना, जो आपके वैकेंट पोस्ट हैं उनकी गणना केवल खाली पद के आधार पर नहीं की जाएगी, बल्कि कालखंड के आधार पर की जाएगी। साथियों, ये कालखंड का क्या है गणित, इस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, शासन की यह मंशा है कि प्रत्येक जो शिक्षक साथी है उसको कम से कम एक दिन में कम से कम 4 पीरियड लेना रहेंगे, कम से कम 4 पीरियड और अधिकतम 6 पीरियड लेना रहेंगे। हम जो शाला प्रभारी रहेंगे उनको टाइम टेबल इस प्रकार से सेट करना रहेगा कि जो समस्त शिक्षक हैं, जो उनके स्कूल में समस्त टीचर्स हैं जो पोस्टेड पहले से हैं, वो कम से कम 4 पीरियड लें और अधिकतम 6 पीरियड लें। अगर उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके 6 पीरियड लगा सकती हैं और कम से कम 4 पीरियड लगा सकते हैं। और अगर जिस पीरियड लगाने के बाद फिर जितने पद खाली बचते हैं, अगर उसके बाद भी पद खाली बच रहे हैं, अगर वो पीरियड लगाने के बाद मान लो किसी स्कूल में अगर 1 पोस्ट खाली है या 2 पोस्ट खाली हैं और बाकी जो भी टीचर पोस्टेड हैं, अगर उनके पीरियड इस ढंग से लगा दिए जाते हैं और अगर पीरियड लगाने के बाद अगर वह ऐसा महसूस होता है कि फिर कोई किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर पोस्ट वैकेंट होने के बाद भी वह पद आपको शो नहीं होगा और वह वेरिफिकेशन में जब वो होंगे शाला प्रभारी उसको वेरीफाई करेंगे तब वह पद आपको नहीं देखेगा और आप वहाँ पर एज ए गेस्ट टीचर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। साथियों, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इससे बहुत से हमारे शिक्षक साथी, हमारे अतिथि साथी जो फिर से अपनी आस लगाए बैठे थे कि ये अच्छा स्कूल है या यहाँ पर मैं पहले से कार्य कर चुका हूँ, मेरी रीज्वाइनिंग हो सकती है या फ्रेश ज्वाइनिंग हो सकती है, तो वहाँ पर वो संभव नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ा चेंज है और इसका ध्यान हमारे शाला प्रभारियों को भी रखना होगा और हमारे अतिथि शिक्षकों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर पोस्ट वेरीफाई हो पा रहे हैं कि नहीं, हमारे जो शाला प्रभारी पोस्ट वेरीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है, हमारे रीज्वाइन करने वाले जो साथी हैं
उनको ई अटेंडेंस, जो लास्ट ईयर की ई अटेंडेंस है वह 90% या उससे अधिक होना ज़रूरी है। मतलब उनको जो पेमेंट मिला है लास्ट ईयर का, उन्होंने जो सेवाएं दी हैं वो आपकी ई अटेंडेंस के आधार पर ही अब शासन जो भी काम कर रहा है, अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ई अटेंडेंस के आधार पर ही कोई फैसिलिटी हमारे टीचर्स को दी जाएगी, चाहे वो गेस्ट टीचर हो चाहे फुल फ्लेज टीचर हो। इस बार ट्रांसफ़र में भी शासन ने 90% से अधिक उपस्थिति वाले ई अटेंडेंस वाले साथियों को ही ट्रांसफ़र लेने की फैसिलिटी दी थी। स्वैच्छिक आवेदन वही साथी कर पाए थे जिनकी ई अटेंडेंस 90% से अधिक थी। इसलिए शासन ने जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको भी, जो रीजॉइन करने वाले साथी, अगर उनकी ई अटेंडेंस 90% से अगर कम है तो फिर वह रीजॉइन नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा और सबसे बड़ा चेंज है। साथियों, अब हम समय सारणी के अनुसार देखते हैं कि सबसे पहले एक बात और आती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली पोस्टें। तो साथियों, हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए हम उस पद पर रह सकते हैं, वो पद खाली रहेगा लंबे समय तक, जब तक कोई टीचर प्रमोट होकर या ट्रांसफ़र होकर उस पद पर नहीं रहता तब तक के लिए पद खाली रहता है। तो इसलिए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए मानी जाती है, कम से कम 1 वर्ष के लिए तो नियुक्ति होती ही है। अब बीच सत्र में ज़रूर कोई अगर आ जाता है तो फिर हटना पड़ेगा। तो भाई लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म की जो पोस्ट रहेगी उसका वेरिफिकेशन हमारे शाला प्रभारी ही करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म पोस्ट ऐसी रहती है कि शासन का नियम है कि कोई अगर 15 दिन या उससे अधिक समय के लिए 15 दिन या उससे अधिक समय के लिए किसी स्कूल में किसी भी प्रकार की लीव पर जाता है कोई टीचर, 15 दिन या अधिक समय के लिए किसी प्रकार की लीव पर जाता है, तो उसकी जगह अतिथि शिक्षक की व्यवस्था शासन को करना रहती है। अब यह जिम्मेदारी शासन ने हमारे संकुल प्रिंसिपल्स को दी है कि वो पोस्ट वेरीफाई करें कि यहाँ, क्योंकि इस प्रकार के जो भी आवेदन होते हैं तो उनको हमारे संकुल प्रिंसिपल्स को ही वो आवेदन दिए जाते हैं और उनकी अनुमति के पश्चात ही टीचर्स कोई मेडिकल लीव वगैरह 15 दिन से अधिक वाली मेडिकल लीव है या फिर CCL है या बहुत सी लीव होती हैं जिनको हमारे शिक्षक साथी ले सकते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म वाली जो लीव कहलाती है वो उतने समय के लिए होती है जितने समय के लिए हमारा शिक्षक साथी लीव पर जाता है, उतने समय के लिए किसी अन्य अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करनी रहती है। यह जिम्मेदारी हमारे संकुल प्रिंसिपल्स को दी गई है कि वो उस पोस्ट को वेरीफाई करेंगे और अतिथि शिक्षक की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। तो ये होगी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली बात। अब साथियों, अब हम आपसे 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप समय सारणी के हिसाब से आपको कब क्या करना रहेगा, हमारे कब आवेदन करना रहेगा और कब आपकी पोस्टिंग होगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट राउंड की। तो फर्स्ट राउंड में हम जानते हैं कि केवल एकेडमिक स्तर की जो पोस्ट वैकेंट हैं उनके लिए ही हमारे अतिथि शिक्षक साथी अप्लाई कर पाएंगे, जो एकेडमिक स्तर की पोस्ट हैं। तो साथियों, सबसे पहले उसमें जैसे अब अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि 1 तारीख से लेकर 6 तारीख, 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच हमारी जो लॉन्ग टर्म वाली पोस्ट हैं उनके लिए हमारे जो शाला प्रभारी हैं वो पोस्ट का वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करना है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसी तरह से जो शॉर्ट टर्म वाली पोस्ट हैं उनका वेरिफिकेशन हमारे संकुल प्रिंसिपल द्वारा किया जाएगा, वो भी 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में किया जाएगा। अब वो उसका वेरिफिकेशन कैसे करना है उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म वाली जो हमारे पोस्ट हैं उनका वेरिफिकेशन हमारे संकुल प्रिंसिपल द्वारा किया जाएगा और उनके जो रिक्वेस्ट रहेगी उसका प्रमाणीकरण हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे कि वो जिसके लिए रिक्वेस्ट भेजी है वो पोस्ट के लिए वह सही है कि उसका वो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को करना रहेगा। वह कार्य भी 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में ही किया जाएगा। साथियों, 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में हमारे जो IFS पोर्टल है हमारे अतिथि शिक्षक और जो जहाँ पर पहले से कार्य कर रहे थे उस पोस्ट के लिए और उस जगह के लिए अपना आवेदन IFMS पोर्टल के माध्यम से करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। साथियों, इस पर मैं फिर से आपसे ये बात फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि इसमें रिक्वेस्ट हमारे वो साथी ही कर पाएंगे जिनकी ई अटेंडेंस लास्ट ईयर में 90% से अधिक है, वही आवेदन कर पाएंगे। IFS पोर्टल पर रिक्वेस्ट की प्रोसेस है वो भी हमारी 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में करनी रहेगी। साथियों, अब अगर ऐसी स्थिति बन जाती है
कि अगर मान लो किसी जगह पर 2 पोस्ट थी और वहाँ पर 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, लेकिन बाई चांस एक पोस्ट भर जाती है, तो अब वहाँ एक ही पोस्ट रहती है और तो दोनों अतिथि शिक्षक अगर आवेदन करेंगे तो उसमें किसको वरीयता दी जाएगी। साथियों, इसमें शासन ने जो हमारी जो भी समय सारणी जारी हुई है और नियमावली जारी हुई है, उसमें इस बात को साफ कर दिया है कि हमारे जिस भी साथी का स्कोर कार्ड अधिक रहेगा, स्कोर कार्ड में जो अंक रहेंगे उसके अधिक शो होंगे, उसको वरीयता दी जाएगी। अगर 2 में से कोई एक पोस्ट रह जाती है तो पहले वह उस पोस्ट के लिए वो एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद साथियों, अगर 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में हमारा वह साथी जिसका स्कोर कार्ड में ज़्यादा अंक हैं, लेकिन अगर वह अप्लाई नहीं कर पाता, वह रिक्वेस्ट नहीं कर पाता है एफ पोर्टल पर, तो 7 और 8 तारीख में जो सेकंड नंबर का जो हमारा साथी रहेगा वो वह उसके लिए अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है 7 और 8 तारीख। इस प्रकार शाला प्रभारी द्वारा जो हमारे जो अतिथि शिक्षक जो IFMS पोर्टल के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजेंगे, उनका प्रमाणीकरण करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, कराना, यह कार्य हमारे शाला प्रभारी का रहेगा। यह कार्य 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में उनको करना रहेगा। साथियों, अब हम बात करें कि अगर कोई हमारा साथी जो पहले से अतिथि शिक्षक है और अगर रिक्वेस्ट बस टाइम पर नहीं कर पाता है, तो फिर उसको क्या करना रहेगा। साथियों, अगर वह टाइमली रिक्वेस्ट नहीं कर पाता है, 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में जो डेट दी है, 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में अगर रिक्वेस्ट IFMS पोर्टल के माध्यम से नहीं कर पाता है, सेकंड चरण रहेगा, उसमें शाला विकल्प का चयन करके वह अपना फिर से आवेदन कर सकता है दूसरी शालाओं में। वो उस शाला के लिए तो आवेदन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस शाला पे अगर हमारा दूसरा साथी जो वेटिंग में है वो अगर उसने वहाँ पर आवेदन कर दिया तो उसको सीट मिल जाएगी। साथियों, अगर जैसे हम चर्चा करी कि 2 पोस्ट थी, उनमें से एक पोस्ट अगर एक ही पद बचता है और पहला वाला साथी ही हमारा वहाँ पे स्कोर कार्ड के माध्यम से सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर दूसरे वाले साथी को भी हमारे शाला विकल्प वाले जो माध्यम रहेगा उसके माध्यम से जाना पड़ेगा, दूसरी शालाओं में विकल्प का चयन करना रहेगा। साथियों, इस प्रकार जब हमारे जो साथी रिक्वेस्ट जो अतिथि शिक्षक IFMS पोर्टल के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजेंगे, शाला प्रभारी को यह बात भी सुनिश्चित करने रहेगी कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जिस पद के लिए और मतलब जिस पद के लिए अप्लाई किए वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सबको वेरीफाई करना रहेगी, और उनकी रिक्वेस्ट अगर सब चीज़ सही है तो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उनको डॉक्यूमेंट्स में या किसी प्रकार की कोई चीज़ गलत नज़र आती है तो वह उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। शाला प्रभारी के अधिकार रहेगा कि वह उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम बात करें दूसरे चरण की, पहले चरण इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे चरण की बात करें तो पहले चरण में जो पद खाली रह जाएंगे एकेडमिक स्तर के, वो दूसरे चरण में उनको लिया जाएगा। और हमारे इसके अलावा जो नॉन एकेडमिक पोस्ट हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, नॉन एकेडमिक पोस्ट हैं, उन पर भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती या दूसरे चरण में की जाए। साथियों, हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में हमारे जो लॉन्ग टर्म वाली पोस्ट हैं वो नॉन एकेडमिक स्तर की, वो शो कराने का काम और पोस्ट को वेरीफाई हमारे जो शाला प्रभारी हैं वो 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में पोस्ट हैं उनको वेरीफाई करेंगे। और 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में हमारे जो भी नॉन एकेडमिक हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं वो उसके लिए रिक्वेस्ट 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक के बीच में वह अपनी रिक्वेस्ट IFMS पोर्टल के माध्यम से शाला प्रभारी के पास भेजेंगे। साथियों, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर किसी शाला में 1 से ज़्यादा पद थे और अगर वहाँ एक आध पद कम हो जाता है, 1 या 2 पद कम हो जाते हैं, ज़्यादा पद वेकेंट थे, तो हमारे वहाँ पर काम करने वाले जो साथी ज़्यादा रहेंगे और पोस्ट कम हो जाएगी, तो हमारे जो उनमें जो जिस साथी का भी जो अतिथि शिक्षक साथी का स्कोर कार्ड में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा मार्क्स रहेंगे, उस साथी को वरीयता दी जाएगी और उसको टाइम रहेगा 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में अपनी रिक्वेस्ट डालने का। अगर वह रिक्वेस्ट नहीं डाल पाता है कि किसी तरह से 10 से 13 तारीख में रिक्वेस्ट नहीं डाल पाता है, तो हमारा जो 14 जुलाई जो रहेगी वो हमारे उसके नीचे वाला जो जिसका स्कोर कार्ड में उनसे कम मार्क्स हैं वो हमारा साथी उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। 14 जुलाई का टाइम उसके लिए रहेगा। तो जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में हमारे जो शाला प्रभारी रहेंगे,
शाला प्रभारी रहेंगे, वो जितनी भी हमारे इस रिक्वेस्ट आएंगी उन रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करना और उपस्थिति कराना, यह कार्य हमारे शाला प्रभारी का है। साथियों, इस प्रकार यह कार्रवाई पूर्ण होने के बाद अब बात आती है शाला विकल्प का चयन। शाला विकल्प का चयन करने वाले हमारे साथियों की, हमारे शाला विकल्प का चयन हम जानते हैं हमारे वो साथी करेंगे जो जिनका पहले राउंड सेकंड राउंड में नहीं हो पाएगा। पुराने अगर अतिथि शिक्षक साथी हैं और उनका फर्स्ट और सेकंड राउंड में उनका नहीं हो पाता है तो वह शाला विकल्प का चयन कर पाएंगे, और दूसरे हमारे जो नए अतिथि शिक्षक साथी रहेंगे वो शाला विकल्प का चयन कर पाएंगे। साथियों, शासन ने शाला विकल्प के चयन के लिए जो पोस्ट हैं वो पोस्ट IFMS पोर्टल पर 15 जुलाई को प्रदर्शित होना शुरू हो जाएंगे। 15 जुलाई को पोस्ट प्रदर्शित होंगी, उसको आप IFMS पोर्टल पर देख सकते हैं। उसके बाद साथियों 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच हमारे जो भी अतिथि के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो साथी बस 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच अपनी शाला विकल्प का चयन करेंगे कि हमको कौन कौन सी शालाएँ विकल्प के रूप में भरनी है, वो शाला भरेंगे। साथियों, उसके बाद 21 जुलाई को आपको शाला आवंटित की जाएगी। हमारे जिस साथी को ये शाला मिल पाएगी वो साथियों उनको 21 जुलाई को ये बात सामने आ जाएगी कि आपको कौन सी शाला आपको आवंटित हो गई है। उसके बाद साथियों जब आपको शाला आवंटित हो जाएगी तो उसके बाद 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच आप उस शाला के लिए रिक्वेस्ट अपने IFMS पोर्टल के माध्यम से, एजुकेशन पोर्टल 30 पर जो IFMS पोर्टल है उसके माध्यम से अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच हमारे जो शाला प्रभारी रहेंगे वो उनको जो भी रिक्वेस्ट मिलेगी उन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकेंगे। साथियों, रिजेक्ट वो उस स्थिति में कर सकेंगे अगर जिस पद के लिए और जिस पद पर आपका जिस सब्जेक्ट को लेकर चयन हुआ है अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जो आपके द्वारा अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं या वो सब सही है तो आपको एक्सेप्ट आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी, और अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी उसमें उनको सामने आती है तो वह आपके रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी शाला प्रभारी कर सकते हैं। इस प्रकार से यह हमारे जो शाला विकल्प वाली चयन वाली प्रोसेस है वह पूरी होगी। साथियों, इसी प्रकार शाला विकल्प के चयन के लिए फिर से प्रोसेस जो होगी वह 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में फिर से संपन्न होगी। इसी प्रकार की प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले पदों का प्रदर्शन होगा, उसके बाद आप शाला विकल्प का चयन करेंगे। शाला विकल्प के चयन के पश्चात आपको शाला आवंटित होगी और आप शाला आवंटन के बाद अपने रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट हमारे शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। साथियों, इस प्रकार आपकी शाला आवंटन की प्रोसेस पूरी होगी और हमारे अतिथि शिक्षक साथियों को अपनी मनचाही शाला मिल पाएगी। मेरा सभी अतिथि शिक्षक साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपको आपकी मनचाही शाला मिल पाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथियों, इसी प्रकार शिक्षा जगत से सारी खबरों को लेकर और अतिथि शिक्षक से संबंधित खबरों को लेकर मैं वीडियो के माध्यम से सबसे पहले यह कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से खबर आप तक पहुंचाऊं। और अगर आपको लगता है कि और अपने जो भी साथी हैं वो उन साथियों को मेरा वीडियो शेयर करें और कमेंट्स करके यह बात ज़रूर बताएं कि इसमें आपको किस प्रकार की समस्या है जिस पर बात और की जानी चाहिए थी, या आपकी कोई और समस्या है तो उस पर भी आप कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की अपडेट लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।